अगर जेड को आए विजन्स सच थे तो क्या टैबिथा के साथ भी वही होने वाला है जो विक्टर की ड्राइंग में हमें दिखाया गया था? एंड व्हाट इफ अभी तक हम फ्रॉम विल को जो समझते आए हैं वो वैसा हो ही ना, असल में वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट्स जस्ट अ ड्रीम और समथिंग लाइक द स्टोरी विच इज रिटन बाय मैन इन येलो। वॉट इफ फ्रॉम की पूरी दुनिया लिटरली एक स्टोरी या नैरेटिव लूप हो, ना कि एक नॉर्मल रियलिटी। सो ये चीजें आपने भी नोटिस की होगी कि शो में डायरेक्टली टाइम ट्रैवल वर्ड को कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह एक अलग ही वर्ड यूज किया जाता है जो कि है स्टोरी वॉकर। अब अगर राइटर्स हमें सिंपली साइफाई टाइम ट्रैवल दिखाना चाहते तो डायरेक्टली टाइम ट्रैवल बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए यहाँ पर स्टोरी वॉकर शब्द का यूज किया। अब स्टोरी वॉकर का मतलब होता है जो कि स्टोरी में वॉक करता है, यानी कि वो स्टोरी में आगे या पीछे जा सकता है। जैसा कि हमें जूली को दिखाया गया था कि कैसे जूली स्टोरी में आगे और पीछे जा सकती है, जहाँ जूली टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि एक रिटन नैरेटिव के चैप्टर्स में मूव करती है। इसका हिंट शो में भी मिलता है जहां ईथन जूली को स्टोरी वॉकर कहता है, जिसका मतलब है कि जूली पास्ट में फिजिकली एग्जिस्ट तो कर सकती है, मोमेंट्स को विटनेस भी कर सकती है, लेकिन स्टोरी को रीराइट नहीं कर सकती क्योंकि इवेंट्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। इसीलिए वो सेव करने की कोशिश करती है पर आउटकम सेम रहता है, एग्जैक्टली जैसे बुक्स के पेजेस फिक्स्ड होते हैं। एंड दैट्स व्हाई जूली बुकमार्क का यूज करती है स्पेसिफिक मोमेंट्स को रिविजिट या कनेक्ट करने के लिए। अब शो के इंट्रो में ये जो लाइन हमें सुनाई देती है, इसका मतलब होता है whatever will be, जिसका मतलब है कि जो होना है वो होके ही रहेगा और रिपीट पर वही होता भी रहता है। थ्योरी का सबसे क्रीपी पार्ट ये है कि कैरेक्टर्स फ्री फील करते हैं बट एक्चुअली उनकी चॉइस भी स्टोरी का पार्ट हो सकती है। रियलिटी ये है कि ये जगह एक बुक है, वहाँ होने वाली घटनाएं एक कहानी, वहाँ के लोग इस कहानी के पात्र और मैन इन येलो इस बुक का ऑथर। अब ये थ्योरी ऐसा सजेस्ट करती है कि फ्रॉम विल के एक नाइटमेयर यानी कि ड्रीम होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है और इसके कई सारे हिंट्स भी हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं। फ्रॉम एक ऐसा ड्रीम है जो किसी के माइंड में चल रहा है। सीरीज में जो नाइट मॉन्स्टर्स हमें देखने को मिलते हैं वो डीमंस नहीं बल्कि वो एक्चुअली उस इंसान के बचपन का डर है जो अभी कोमा में है और ये ड्रीम देख रहा है। जैसा कि बचपन में सबको डर लगता है और कुछ डरावनी चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है, जैसा कि स्माइलिंग स्ट्रेंजर्स, डॉल्स, मैनिक्विन्स, फेक हैप्पी फेसेस या स्माइलिंग जोकर। और यही डर उस इंसान यानी कि ड्रीमर के माइंड में होगा एंड इसीलिए मॉन्स्टर्स अननेचुरली स्माइल करते हुए देखने को मिलते हैं, स्लो वॉक करते हैं, पोलाइट बिहेव करते हैं। एंड ये जो बॉय इन वाइट है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ड्रीमर है या उस इंसान का बचपन जो अभी कोमा में है और ये ड्रीम देख रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि बॉय इन वाइट को उस जगह के रूल्स पता है क्योंकि वर्ल्ड उसके माइंड से कनेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब नाइटमेयर्स उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो सभी लोग फ्रॉम विल में दिखाए जाते हैं वो उस ड्रीम से कनेक्टेड हो, जो कि उस ड्रीमर के नेबर, टीचर और रिलेटिव्स हो सकते हैं। अब ये जो पेड़ जो फ्रॉम विल में आने का एकमात्र रास्ता है, ये उसी पेड़ को डिनोट करता है जिस पेड़ से हुए एक्सीडेंट में वो ड्रीमर कोमा में गया हो। तो अब आते हैं टेलिस्मैन्स पर। ये पत्थर जो कि किसी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह हमें सीरीज में दिखाए गए हैं, लेकिन ये पत्थर कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो उस चाइल्ड के लिए सेफ ऑब्जेक्ट्स की तरह है, जैसे कि लकी चार्म या बेड टाइम प्रोटेक्शन या फिर एक कंफर्ट टॉय जिसे बचपन में अपने साथ रखने से सेफ फील करता हो। और ये ड्रीम वर्ल्ड बिलीफ को रियलिटी बना देता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि टेलिस्मैन प्रोटेक्ट करेगा तो ड्रीम उस रूल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये टेलिस्मैन उसी तरह वर्क करता है। अब क्योंकि फ्रॉम विल दुनिया से डिस्कनेक्टेड है तो वहाँ पर लाइट आखिर आती कहाँ से है? कोई सोर्स तो होना ही चाहिए या फिर इन्वर्टर, मतलब बल्ब जल तो रहा है बट पावर सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस ड्रीम थ्योरी के अकॉर्डिंग
फ्रॉमविल में जो इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है वो एक्चुअली रियल इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, बल्कि वो उस ड्रीमर की एक इमेजिनेशन है, जहां थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका एक्सीडेंट बचपन में हुआ था एंड बचपन में सिर्फ इतना पता होता था कि स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है। इसीलिए ड्रीम वर्ल्ड में भी सिर्फ रिजल्ट ही क्रिएट किया जाता है, लॉजिक नहीं। एंड वाटर ड्रीम वर्ल्ड का बेसिक रूल है, ह्यूमन सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली सर्वाइवल सिस्टम क्रिएट करता है, इसीलिए वाटर मिलता रहता है, बट ओरिजिन कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ड्रीम को रियलिस्टिक फील देने के लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज हाई चांसेस कि ये सभी इवेंट्स एक ड्रीम में टेक प्लेस कर रहे हैं और ना कि रियल लाइफ में। अब बात कर लेते हैं एक और थ्योरी के बारे में, जो कि ये सजेस्ट करती है कि फ्रॉम एक सिमुलेशन बेस्ड गेम है और ये सभी लोग कैरेक्टर्स। तो इस थ्योरी को डिटेल में समझने के लिए हमें एक गेम के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। एंड अब जो भी मैं कहूँ बस उसे एक गेमर के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हुए इस थ्योरी को सुनना। अब फ्रॉम एक गेम है और इस गेम के सर्वर पर एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम। और जब लोग कम होते हैं तो सर्वर ऑटोमेटिक नए प्लेयर को इस सर्वर पर बुला लेता है। बॉय इन वाइट इस गेम का इंस्ट्रक्टर है, जो समय समय पर कुछ खास प्लेयर्स को जो भटक जाते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाता है और इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि वाइट बॉय अक्सर करता भी है। एंड एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि बॉय इन वाइट कभी लोगों को गेम के पूरे राज नहीं बताता, वो बस आगे तक पहुंचने के क्लूज देता है और कोई गलती हो जाने पर वो उन्हें वापस गेम में पीछे खींच लेता है। अब क्योंकि फ्रॉमविल एक सिमुलेशन है तो यहाँ मौसम और सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, कभी मौसम अचानक से बदल जाता है, कभी रेडियो से आवाजें आने लगती है। अब क्योंकि टाउन कॉन्स्टेंटली रीराइट हो रहा है बेस्ड ऑन फियर, ट्रॉमा, गिल्ट, मेमोरीज और प्लेयर्स, इसीलिए फ्रॉम का एनवायरनमेंट एक गेम की तरह लगता है, जहां प्लेयर्स अपने अकॉर्डिंग चीजों और एनवायरनमेंट में बदलाव करते हैं। फ्रॉमविल में दिखाए फार अवे ट्रीज एक्चुअली पोर्टल है। प्लेयर्स जैसी सेटिंग करते हैं वैसे ही वो चीजें वर्क करती है और ये पोर्टल गेम जीतने का वन एंड ओनली ऑप्शन है और इसे गेम की तरह ही इजी और हार्ड पर प्लेयर्स ने सेट किया हुआ है, या फिर ये पोर्टल सिर्फ नेक्स्ट लेवल में जाने का एक रास्ता है। ये प्लेस नेचुरल टाउन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल नाइटमेयर इकोसिस्टम जैसा लगता है, जहां एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, जहां इंसान के सरवाइव करने के लिए होप तो है लेकिन उन्हें मेंटली तोड़ने के लिए फियर भी है। गेम की सेटिंग कुछ इस तरह की है कि अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाए तो सब मर जाएंगे, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होगी तो डर खत्म हो जाएगा। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि वो लोग आखिर एक साथ क्यों नहीं खेल रहे और वो आखिर एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं रहे। तो ऐसा हो सकता है कि इस सिमुलेशन गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस गेम में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मेमोरीज के साथ ही खेलना पड़ता है और गेम में आगे बढ़ते बढ़ते आप चीज़ों को उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखने और महसूस करने लगते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस गेम को बनाने वाले ने इसे ऐसा बनाया है कि जिससे इस गेम को एक्सपीरियंस करने का मज़ा खत्म ना हो जाए। सो थ्योरी के अकॉर्डिंग जेड और टैबिथा का कनेक्शन सिर्फ रीइंकार्नेशन तक लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में इन दोनों ने ही ओरिजिनल रिचुअल परफॉर्म किया हो और शायद ये रिचुअल बच्चों को बचाने या किसी डार्क एंटिटी को रोकने के लिए किया गया हो, बट रिचुअल में कुछ गलत हो गया और इसी वजह से हर साइकिल में टाउन के लोग या एंटिटीज जेड को डेंजरस समझते हैं और उसे मार देते हैं बिफोर ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। और इसीलिए हमें सीजन 4 के एपिसोड 5 में जेड ये कहता हुआ भी दिखता है कि उसने कितने ही सारे जन्म लिए और कैसे फ्रॉमविल के लोगों ने ही उसे मार दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हर बार जैसे ही टैबिथा और जेड सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, मैन इन येलो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा कर उन्हें फ्रॉमविल के लोगों के हाथों ही मरवा देता है। अब जैसा कि जेड कहता है कि टैबिथा के साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ था, तो उसका कारण ये लेडी हो सकती है। और अब ऐसा हो सकता है कि वो लेडी फ्रॉमविल जाकर वहाँ के लोगों को ये बता दे कि टैबिथा सब कुछ पहले से ही जानती थी और वो वहाँ के लोगों से सच को छिपा रही थी, और तब सभी लोग गुस्से में आकर टैबिथा को मार डालें। या फिर जैसा कि हमें सीजन 4 के एपिसोड 4 में दिखाया गया था कि कैसे मैन इन येलो मिरिंडा को खा चुका होता है, और हमें सीरीज में भी ये दिखाया गया है कि मिरिंडा को शायद उस ट्री के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता था।
या उन एंटिटीज को खत्म कर सकता था। तभी स्माइलिंग फेस मॉन्स्टर वहां आकर उसे मार देता है और फिर मैन इन येलो उसे पेड़ के पास ही खा जाता है, जो कि यहाँ हमें विक्टर की ड्राइंग में भी देखने को मिलता है। अब जब जूली भी स्टोरी वॉक करती है तब भी मैन इन येलो किसी इंसान को खा रहा होता है, या फिर वो जिसे खा रहा होता है वो भी मिरिंडा का ही कोई और रीइंकार्नेशन हो। अब अगर टैबिथा मिरिंडा का ही रीइंकार्नेशन है और सीरीज में ये इवेंट बार बार लूप पर चल रहे हैं, तो जैसा कि जेड ने कहा था कि टैबिथा के साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि मैन इन येलो टैबिथा को भी मारकर खा जाए और जेड का इशारा इसी ओर हो। बॉयड सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि गेम का चूजन प्लेयर है। मॉन्स्टर ने कई बार दूसरे लोगों को इंस्टेंटली मार दिया, लेकिन बॉयड को मल्टीपल सिचुएशन में इंटेंशनली जिंदा छोड़ दिया गया। सीरीज में भी ऐसा फील होता है कि एंटिटीज उसे ऑब्जर्व कर रही है इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। मे बी बॉयड का रोल कैनी की मदर या दूसरे कैरेक्टर से अलग है, बिकॉज टाउन उसे मेंटली ब्रेक करना चाहता है। अगर बॉयड मर गया तो गेम खत्म हो सकता है या साइकिल डिसरप्ट हो सकती है। इसीलिए मॉन्स्टर्स उसके अराउंड फियर और गिल्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसे मारते नहीं। बॉयड का वॉर्म्स इन्फेक्शन, म्यूजिक बॉक्स के साथ कनेक्शन और हेल्यूसिनेशन भी ये हिंट देता है कि वो ऑर्डिनरी विक्टिम नहीं है। वो शायद अननोइंगली उस सच तक पहुंच रहा है जिस और उसे मैन इन येलो पहुंचाना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।